हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल श्रवण लेक्चरर। आज हम लोग इंग्लिश के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। सबसे नंबर 1 पैसेज, सेकंड है कुछ सॉल्व क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ये देख सकते हो कई सारे सॉल्व क्वेश्चन हैं। एंड फिर हम लोग इंपॉर्टेंट एसे डिस्कस करने वाले हैं, जो कि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए पहले आप लोग वीडियो को कर दो लाइक, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देखो, पहला जो आपका पोएट्री का चैप्टर है वो क्या है, डेस्ट ऑफ स्नो। पहले मैं आपको पोएट्री वाला जो आपका रेफरेंस आता है, जो आपका मतलब स्ट्रेंज आता है, वो समझाऊंगा। कल आपको प्रोज वाला समझाया जाएगा, ठीक है। तो आज हम लोग पोएट्री का समझेंगे। सबसे पहले हम लोग स्टेंजा समझेंगे। जो आपका स्टेंजा का आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, दो दो नंबर का दो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। एंड आप लोगों से सॉल्व क्वेश्चन अभी डिस्कस किया जाएगा। तो आ जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है इंग्लिश का ये वीडियो। देखो, लिखा हुआ है द वे ए क्रो सोक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री मतलब होता है एक जो धतूरे का वृक्ष होता है, वही होता है हेमलॉक ट्री, ठीक है। तो अब इसका मतलब मीन्स तो आप लोग समझते हो कि कवि कहना क्या चाहता है। कवि कहता है कि जैसे कवि का मन बहुत उदास था, पहले तो बहुत उदास था। तो ऐसे में हुआ क्या कि वह एक धतूरे के वृक्ष के नीचे खड़ा था, मतलब धतूरे के वृक्ष के नीचे वो खड़ा था। तो द वे ए क्रो, ठीक है, द वे ए क्रो, तो मतलब वो नीचे खड़ा था या फिर आप अथवा वृक्ष के नीचे गुजर रहा था। अचानक वृक्ष पर बैठा है कौवे ने, मतलब द वे ए क्रो सूक डाउन ऑन द, मतलब ऑन मी, यानी कि हमारे ऊपर बैठा हुआ था। मतलब हमारे जैसे हमारे ऊपर वृक्ष था, वृक्ष पर ये बैठा हुआ था। किस पर? हेमलॉक ट्री पर। तो ये बैठा हुआ था, अचानक बैठा हुआ था। तो उसने क्या किया कि वृक्ष को हिलाया, मतलब जो वृक्ष की टहनियां हैं उसको हिलाया। तो द डस्ट ऑफ स्नो, यानी कि जो बर्फ से, जो वृक्ष से बर्फ के अत्यंत छोटे छोटे कण उनके ऊपर गिरे, ठीक है। मतलब द डस्ट ऑफ स्नो मतलब फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, यानी कि हेमलॉक ट्री के ऊपर वो बैठा हुआ था। तो वहां से हेमलॉक ट्री से धतूरे के वृक्ष से कुछ जो बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े लेखक के ऊपर गिरा, जो कवि के ऊपर गिरा। तो यहाँ इसका कुछ मीन्स आपको समझना पड़ेगा, जो कि ऑलरेडी मैंने इस चैप्टर को कवर करा दिया है। अब आपको दो क्वेश्चन आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द पोएट ऑफ दिस लेसन ऑफ दिस पोएम। आपको इसमें केवल बताना क्या है, ये तो मैंने आप लोगों को बताया था कि इसमें आपको बताना है इस कविता के कवि का नाम केवल बताना है। इसमें अब आई होप कि डिफरेंस टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, जो आपको लेखक और पाठ का नाम बताना पड़ता था। तो इसके पाठ का नाम आप लोग जानते ही हो, डस्ट ऑफ स्नो, जिसके लेखक कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ठीक है। तो अब हम लोग देख लेते हैं इसके लेखक का नाम, इस चैप्टर के जो पोएट हैं उसका नाम। फिर आपका ये क्वेश्चन में 2 नंबर आपको दे दिया जाएगा, और ये क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का पूछा जाएगा। और काफी ज्यादा इजी क्वेश्चंस होते हैं, अगर आप ध्यान से पढ़ो तो मैं ऐसे बोर्ड एग्जाम तक कम से कम 20 पैसेज करा दूंगा स्टेंजा, ठीक है। तो भाई आ जाओ, इसका आंसर देख लेते हैं, और उसी में से ही आएगा, क्योंकि हो सकता है यही बोर्ड एग्जाम में आ जाए, ठीक है। तो आप लोग लिखो कि द नेम, यही मैं लिखता हूं, द नेम ऑफ, द नेम पहले लिख दें, द नेम ऑफ एंड द पोएट। अब द पोएट, अब ऑफ दिस लेसन, यानी कि ऑफ दिस लेसन इसके लेखक कौन है, इस मतलब है कौन है। अब मैं थोड़ा ब्लैक का यूज कर लूं। इसके लेखक हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ये भाई इसके लेखक हैं, ठीक है। तो यहां से आपको ये क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा फाइनली, कोई दिक्कत नहीं होगा। पहला क्वेश्चन है और आपको यहां से 2 मार्क आसानी से अचीव हो जाएगा। और ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इजी है, अगर आपसे पार्ट का नाम भी पूछ लेगा तो डस्ट ऑफ स्नो लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। ओके, इसी टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, काफी ज्यादा इजी है इंग्लिश के पेपर। एंड दूसरा क्वेश्चन है व्हाट डज द हेमलॉक ट्री सिग्निफाई, ठीक है, सिग्निफाई। तो यहां आपको बताओ कि धतूरे के वृक्ष किसका प्रतीक था। व्हाट डज द हेमलॉक ट्री, यानी कि जो धतूरे का वृक्ष था, सिग्निफाई मतलब प्रतीक, व्हाट मतलब था, यानी कि किसका प्रतीक था। व्हाट मतलब क्या, मतलब किसका प्रतीक था। तो बताओ किसका प्रतीक था, वो था किसका प्रतीक था। अभी मैं आपको यहाँ आंसर लिख के अच्छे से समझा देता हूँ। तो इसका आंसर देख लो, मैंने इस पूरे बुक का जो आपका है ना, उसको एक शॉर्ट में बहुत अच्छे से पढ़ा था, और हमें बहुत अच्छे से मतलब समझ में आ गया था। आपका पूरा बुक 1 शॉर्ट में मैंने 3 दिन में इसे पढ़ लिया। अगर आप लोग अगर हमारी तरह मेहनत करो ना, तो आप लोग इस बुक को खाली 1 महीने में बहुत अच्छे से खत्म कर सकते हो। लेकिन अब आप लोगों का जो है हर एक सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। द हेमलॉक, यानी कि जो धतूरे का वृक्ष है, हेमलॉक ट्री, ठीक है, ट्री,
अब सिग्निफाई मतलब प्रतीक, एंड डेथ एंड फेयर, डेथ एंड फेयर, एंड इट डज नॉट सिग्निफाई एनी पॉजिटिव थिंग्स पॉजिटिव। ठीक है, मतलब ये क्या था ना कि मतलब किसी पॉजिटिव चीज का ये प्रतीक एनीथिंग, मतलब अभी आपको समझाऊंगा। सिग्निफाई एनीथिंग्स पॉजिटिव, एक ही एसिड को पॉजिटिव। तो ये आपका आंसर हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा इजी है अगर आप लोग समझ में आया हो। ठीक है, तो ये आपका 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये आपका 2 क्वेश्चन, नंबर फर्स्ट एंड नंबर सेकंड। ठीक है, आप लोग इसका अर्थ निकालना, आपके बुक में सब कुछ दिया हुआ है, तो आप लोग अगर इसका अर्थ निकालोगे तो फिर काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाएगा आपका क्वेश्चन। लेकिन अगर आप लोग नहीं निकालोगे तो भाई हार्ड लगेगा ही लगेगा। ओके, तो ये आपका हो गया पूरा जो आपका 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा 4 नंबर का। अब हम लोग कुछ सॉल्व क्वेश्चन का डिस्कस कर लेते हैं, कुछ सॉल्व क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो पूरा अर्थ सहित हम लोग डिस्कस करेंगे, पूरा मैंने इसका अर्थ सब कुछ निकाल के लिखा था अच्छे से, एंड मैंने सोचा था कि अगर अच्छे से स्टूडेंट को समझ में आ जाएगा तो अच्छी बात है, तो आप लोगों को समझ में बहुत अच्छे से आएगा, कोई दिक्कत है नहीं। तो पहला क्वेश्चन आप देखो कि हाउ डिड लेंचो फील व्हेन ही सा हिज फील्ड्स कवर्ड विथ द सर्टेन ऑफ रेन, यानी कि क्या कहना है कि जब लेंचो ने अपने खेतों की बारिश की चादर से लिपटे हुए देखा तो उसने क्या महसूस किया। जैसे बहुत ज्यादा वर्षा हो रही थी, तो उसके खेत जो था ना, एक इतना ज्यादा बर्फ गिर रहे थे तो उसके खेत जो है ना एक चादर की तरह लपेट गया था, मतलब उस पर बहुत ज्यादा बर्फ गिरे, उसके फूल सब बेकार हो गए, मतलब पूरा प्लांट उनका जो था फसल पूरा बेकार हो गया। तो ऐसे में वो क्या महसूस कर रहा था इन सबको देखने के बाद, तो यहाँ देखो आंसर, चलो इधर लेंचो जो आपका फेल्ट सो सर्टिफाइड व्हेन ही सा हिज फील्ड। ठीक है, यहां कहने का अर्थ है कि लेंचो ने जब अपने खेत को देखा, मतलब लेंचो ने जब अपने खेतों को बारिश की चादर से लिपटे हुए देखा तो उसे बहुत संतुष्टि हुई, मतलब उससे बहुत संतुष्टि हुई। सिग्निफाइड सर्टिफाइड मतलब संतुष्टि, एंड व्हेन ही सा हिज फील्ड जब अपने खेतों को देखा, कवर्ड विद द सर्टेन ऑफ रेन यानी कि बारिश से चादर की तरह लिपटा हुआ। हिट हार्ट उसने सोचा, क्या सोचा, हिट हार्ट उसने सोचा डैट कि ही वुड गेट गुड हार्वेस्ट एंड अर्न ए गुड अमाउंट ऑफ मनी। अब यहाँ क्या है, यह कहने का अर्थ है कि उसने सोचा कि अच्छी फसल प्राप्त होगी और वह एक अच्छी धनराशि कमाएगा। मतलब क्यों संतुष्ट हुआ कि पहले तो बारिश हो रही थी, धीरे धीरे से बूंद बूंद बढ़िया से गिर रहा था और खेत अच्छे से फसल जो है ना पानी पा रहे थे, तो ऐसे में वो इतना ज्यादा संतुष्ट हुआ कि अब की बार बहुत ज्यादा कमाई होगी, हमारा फसल बहुत अच्छा है। लेकिन अचानक इतनी तेजी से ओले गिरने लगे, इतने सारे बर्फ गिरने लगे कि उनका जो खेत था वो बिल्कुल से खराब हो गया। तो ये तो उसके पहले की बात है, जब ओले नहीं गिर रहे थे, उसके पहले जब लेंचो ने अपने खेत को देखा था तो बहुत संतुष्ट हुआ था और सोचा अब की बार बहुत ज्यादा हमें फायदा होगा। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन है। अब बताओ इसमें क्या दिक्कत है। अब अगर ऐसे में भाई दिक्कत होगा तो आप लोगों को इससे अच्छा कोई नहीं पढ़ाएगा, ठीक है, इंग्लिश को। चलो फिर समझ में आ गया ना। अब भाई देखो न्यू चैप्टर ऐड कर दिए गए हैं। अब न्यू चैप्टर ऐड किए गए हैं तो सभी जो टीचर्स थे वो तो पुराने चैप्टर को पढ़ा रहे थे और उसमें एक्सपीरियंस अच्छा था, बट अब जब न्यू चैप्टर ऐड कर दिए गए हैं तो ऐसे में सभी को, मतलब कोई भी टीचर हो उसको थोड़ा दिक्कत हो जाता है। लेकिन अब मैं आपको पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ाऊंगा। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू मंडेला हुज एनविग्निवेल एंड sacrifice lead the way of freedom to साउथ अफ्रीका। यहां कहने का अर्थ क्या है कि जैसे मंडेला के अनुसार, अकॉर्डिंग टू मंडेला यानी कि मंडेला के अनुसार, हुज अनमैग्निबल यानी कि यहाँ कहने का अर्थ है कि किसके अल्प बलिदानों से, किसके अल्प बलिदानों से। यहाँ अल्प इसका होगा या फिर कल्पनीय, काल्पनीय अकाल्पनीय एन लिखा हुआ है। अगर इमेजिनेबल होता तो कल्पनीय हो जाता, लेकिन एन इनेजिबल
यानी कि ये होगा अकल्पनीय। सैक्रिफाइस मतलब बलिदानों से, लीड टू द वे ऑफ फ्री टू द साउथ अफ्रीका, यानी कि किसके दक्षिण अफ्रीका की आजादी का मार्ग प्रस्ताव मतलब संभव किया था, मतलब प्रस्ताव किया था। तो ऐसे में आपको बताना है कि लीड द वे ऑफ फ्रीडम यानी कि आजादी टू साउथ अफ्रीका, यानी कि साउथ अफ्रीका दक्षिण अफ्रीका को। अब यहाँ आपको आंसर देना है अकॉर्डिंग टू मंडेला के, यानी कि किसके अनुसार, मंडेला के अनुसार। क्या कहना है ये देखो, जैसे मंडेला के अनुसार क्या है कि द डे ऑफ फ्रीडम हैड कम थॉट द एन देखो एन इमेजिनेबल एंड सेक्रीफाइस, ठीक है, of thousands of people of South Africa whose sufferings and courage can never to be counted of और repaid। अब देखो यहां कहने का अर्थ है कि अकॉर्डिंग टू मंडेला, यानी कि मंडेला के अनुसार, मतलब द डे ऑफ फ्रीडम यानी कि आजादी का दिन, जो आजादी का दिन था, हैड कम मतलब आया था, थॉट द एन इमेजिनेबल सैक्रिफाइस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका यानी कि दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका के ये हजारों लोगों के अल्पनीय बलिदान के कारण आया था। यहाँ देखो इसका मतलब होता है अकल्पनीय और इसका होता है बलिदान, यानी कि साउथ अफ्रीका के, या देखो थाउजेंड्स मतलब हजारों, पीपल मतलब लोग, साउथ अफ्रीका मतलब दक्षिण अफ्रीका, मतलब दक्षिण अफ्रीका के हजारों लोगों के अकल्पनीय बलिदान से फ्रीडम मतलब आजादी आया था। कितना इजी है आप समझो, द डे ऑफ फ्रीडम यानी कि आजादी का दिन, हैड का मतलब आया था, थॉट मतलब सोचा या फिर आया था, उसी में जुड़े रहो। द एन इमेजिबल एंड सैक्रिफाइस यानी कि अकल्पनीय बलिदान ऑफ थाउजेंड्स पीपुल यानी कि हजारों लोगों के, ऑफ साउथ अफ्रीका यानी कि दक्षिण अफ्रीका के, यानी कि शॉर्ट में अगर आप कहना चाहते हो कि आजादी का दिन दक्षिण अफ्रीका के हजारों लोगों के अकल्पनीय बलिदान के कारण आया था। ठीक है, समझ में आ गया। हुज सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड और रिपेड, रिपेड मतलब दोबारा देना या फिर काउंटेड मतलब गिनना। तो यहाँ कहने का था जिसके बलिदान और शौर्य को कभी भी गिना या चुकाया नहीं जा सकता, इसका मतलब होता है रिपेड मतलब चुकाना, एंड इसका मतलब होता है काउंटेड मतलब गिनना। तो हुज सफरिंग एंड करेज यानी कि उनके जो साहस है, और साहस एक तो साहस हो गया, एंड एक शौर्य को कैन नेवर कभी नहीं काउंटेड और रिपेड यानी कि चुकाया नहीं जा सकता और गिना नहीं जा सकता। बहुत इजी समझ में आ गया होगा, काफी इजी मैं आपको समझा रहा हूं क्योंकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है, न्यू बुक है तो आपको समझना पड़ेगा अच्छे से। अगला क्वेश्चन देख लो भाई, अगला क्वेश्चन आपके सामने है भाई, मैंने कई सारे चैप्टर से लिया है। अब ये भाई चैप्टर नंबर 4 से लिया गया है, फ्रॉम द डेयरी ऑफ एनी फ्रैंक। ठीक है, तो अब भाई इसका एक क्वेश्चन देखो, व्हाई वाज द एंटायर क्लास क्विलिंग, ठीक है, क्विकिंग इन द देयर बूट्स, यानी कि अब आपको बताना है कि पूरी क्लास डर से क्यों कांप रही थी, मतलब डर से क्यों कांप रही थी ये आपको बताना है। व्हाई डिड एंटायर क्लास यानी कि पूरी क्लास, ठीक है, क्विकिंग, ठीक है, मतलब कांपना इन द देयर बूट्स, ठीक है, तो पूरी क्लास डर से क्यों कांप रही थी ये आपको बताना है। तो चलो फिर हम लोग सबको समझते हैं अच्छे से, यार हमारे साथ हो तो अच्छे से सब कुछ समझ जाओगे। देखो, एज द टाइम फॉर डिक्लियरिंग यानी कि डिक्लियरिंग मतलब डिक्लियर करने का समय था, द एनुअल रिजल्ट वेयर कमिंग क्लोजर, यानी कि कहने का अर्थ है कि बहुत अच्छा समय था, वार्षिक परिणाम का समय समीप आ रहा था। जो देखो एनुअल रिजल्ट यानी कि वार्षिक रिजल्ट, जो वार्षिक का रिजल्ट आता था वो समय आ रहा था, ठीक है, तब आ रहा था। तो शिक्षक जो थे ना जल्दी ही एक बैठक में यह फैसला लेने वाले थे, यानी कि जो टीचर्स थे, टीचर वुड मतलब जो, मतलब दूसरा पे यूज करें, टीचर मतलब जो अध्यापक थे, वुड डिसाइड मतलब फैसला लेना, हुम यानी कि फैसला जल्द ही लेने वाले थे। और क्या फैसला लेने वाले थे कि कौन पास होगा, यानी कि टू बी पास, एंड हुम टू रिटर्न इन द सेम क्लास, और कौन मतलब और कौन इसी कक्षा में रोक लिया जाएगा। रिटर्न मतलब सेम क्लास, यहाँ रिटर्न मतलब दोबारा, और सेम क्लास मतलब अगर 10th में हो फेल हो गए तो फिर से 10th में पढ़ना होगा, तो वही रिटर्न इन द सेम क्लास एंड इन द मीटिंग सून, ये बहुत जल्दी मीटिंग होने वाला था। डेट इज व्हाई यानी कि यहाँ कहने का अर्थ है कि रोक लिया जाएगा, एंड इसलिए डेट इज व्हाई द होल क्लास वाज क्विकिंग इन दियर बूट्स, यानी कि इसी के कारण जो था ना पूरी क्लास डर से कांप रही थी। तो कितना इजी है, अगर आप एक बार समझो, ध्यान से समझो, कोई दिक्कत है नहीं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो आप हमसे डरो ना, आपको ध्यान से समझना है। कहने का है कि मतलब पूरी क्लास कांप क्यों रही थी। अब ऐसे में आप सोचो
जैसे आप क्लास में टॉपर हो, अच्छे से पढ़ रहे हो और पूरे क्लास में टॉप करते हो, अब आपका 10th का रिजल्ट, 9th तक तो आपने किया, अब 10th का रिजल्ट आने वाला हो मतलब एनुअल एग्जाम का, और आपको मतलब अगर टीचर 11th का समझ लो, टीचर आपको नंबर बता रहे हो और आप कापेंगे क्यों कि आप सोचोगे कि अब की बार कौन टॉप किया, हम किए या नहीं। और अगर जैसे ही आपको पता चले कि हमारा नंबर सबसे ज्यादा, उसी आपका कांपना जो है बंद हो जाएगा, आप खुशी से खिल उठोगे। तो इसीलिए जो क्लास थी वो क्यों कांप रही थी, क्योंकि वार्षिक परिणाम का समय समीप था और जो शिक्षक थे, जो टीचर थे, वो जल्द ही बैठक करने वाले थे कि किसको पास किया जाए और किसको उसी कक्षा में रखा जाए, इसलिए पूरी क्लास कांप रही थी। ठीक है, समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो यहां फिर से समझ लो, एज द टाइम फॉर डिक्लेयरिंग द एनुअल रिजल्ट वी आर कमिंग क्लोजर टीचर वुड डिसाइड, यानी कि टीचर जो थे वो डिसाइड करने वाले थे किसको पास किया जाए और किसको रिटर्न इन द सेम क्लास, किसको उसी क्लास में दोबारा किया जाए। इन ये मीटिंग सुनी, इसका मीटिंग जल्द ही होने वाला था। एंड दैट इज द होल क्लास वाज क्विकलिंग एंड दियर वुड्स, यानी कि इसीलिए पूरी क्लास कांप रही थी। भाई इतना अच्छा समझ में आ गया होगा ना, क्योंकि आपको अगर ऐसा समझाऊंगा तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अगर आपको ना समझ में आया कमेंट करना, समझ में आ गया तो कमेंट करना कि सर समझ में आ गया, तो मैं आपके लिए सभी क्लास जल्दी से इंग्लिश की क्लास लाने वाला हूँ। ओके, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। सभी लोग ध्यान से पढ़ लो, फिर मैं अभी आपको समझा दूंगा, क्योंकि समझाने का काम मेरा है, तो मैं आपको अभी समझाता हूँ। ओके, देखो यहां लिखा क्या है समझो, लिखा हुआ है व्हाई डिड, जो मतलब मैडी हैव स्लीपनेस नाइट, यानी कि जो मैडी रातों की नींद क्यों नहीं आती थी, रातों को नींद क्यों नहीं आती थी। व्हाई मतलब क्यों, डिड मतलब आती थी, मैडी मतलब मैडी को, हैव स्लीपनेस यानी कि रात को नींद, नाइट्स मतलब रात को नींद, यानी कि मैडी को रात को नींद क्यों नहीं आती थी, इसका कारण बताना है। अगर आप चैप्टर पढ़े होंगे तो जानते होंगे, नहीं पढ़े हो तो भी निधरक रहो यार, हम आपको समझाने वाले हैं, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, आपको 1 मिनट में समझ में आ जाएगा। ठीक है, और आप चैप्टर्स की बात है तो चैप्टर्स आप शॉर्ट में पढ़ लेना, सब कुछ पढ़ लो, फिर मैं क्वेश्चंस तो आपको बहुत सारे कराने वाला हूं। देखो आंसर, मैडी हैड स्लीपलेस नाइट बिकॉज शी वाज वेरी अपसेट अबाउट रिमेनिंग साइलेंस व्हेन, अब देखो मैं आपको समझाता हूं, थोड़ा हिंदी समझो। मैडी की रातों को नींद इसलिए नहीं आती थी क्योंकि वह अपने खामोश रहने के बारे में जब पैगी थी एंड वांडा को छेड़ती थी। यहां देखो जो पैगी है एंड टीस्ट वांडा, ठीक है, टीस्ट वांडा यानी कि वांडा जैसे अपने खामोशी, कोई ऐसे बच्चे होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ज्यादा खामोश रहते हैं, तो वो जब अपनी खामोशी को, वांडा एक नाम है, ये वांडा है और ये है पैगी, तो पैगी और वांडा से छेड़ती थी तो दुखी थी, मतलब उससे दुखी होती थी। टीस्ट मतलब दुखी, समझो मैं आपको सब कुछ समझाता हूँ। देखो मैडी हैज स्लीपलेस नाइट, यानी कि मैडी को रात को नींद इसलिए नहीं आ रही थी बिकॉज, क्योंकि सी वाज वेरी अपसेट, वो बहुत ज्यादा अपसेट थी अबाउट रिमेनिंग साइलेंट, अपनी खामोशी को याद कर रही थी। और व्हेन पैगी टीज्ड वांडा, और जब वांडा और उनको अपनी खामोशी बता रही थी तो वो बहुत ज्यादा दुखी थी। सी फेल्ड असेम्ड, अब देखो अब आप समझो, ऑफ दियर बिहेवियर्स एंड फेल्ट दियर डैट, अब डैट के इधर समझो, डैट के इधर, उसे अपने व्यवहार का शर्म महसूस हो रही थी, यानी कि सी फेल्ट, उसे महसूस हो रहा था, असेम्ड ऑफ दियर बिहेवियर यानी कि अपने व्यवहार का शर्म महसूस हो रहा था, डैट की शी वुड नेवर बी एबल टू अपोलाइज टू वांडा, यानी कि बहुत अच्छी कहानी है, पढ़ना जरूर। वह कभी भी वांडा से माफी नहीं मांग पाएगी, वो कभी भी वांडा से माफी नहीं मांग पाएगी, बस इतना सा है और आपको समझ में भी आ गया होगा। कहने का अर्थ है कि वो वांडा से, इसमें 3 बातें हैं। जो मैडी थी, मैडी को नींद इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि वो अपने जो खामोशी मतलब खामोशी के बारे में जो पैगी थी और वांडा के साथ छेड़ती थी तो बहुत ज्यादा दुखी होती थी, ठीक है, और उसे अपने व्यवहार पर शर्म महसूस होता था। यहाँ देखो सी फेल्ट, उसे महसूस होता था, असेम्ड टू यानी कि महसूस होता था, शर्म एंड टू हर अपने बिहेवियर्स पर, उसे अपने बिहेवियर पर शर्म महसूस होता था, और वो कभी भी अब वांडा से माफी नहीं मांग पाएगी। यहाँ एबल मतलब जो एबल होते हैं और माफी मांगना, ठीक है, तो यहां से आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आई होप कि समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि बहुत अच्छे से समझा दिया है। अब ये 4 क्वेश्चन आज मैंने डिस्कस कर लिया है, इसको आप लोग याद कर लेना, जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया है। अब लॉन्ग क्वेश्चन बाद में डिस्कस किया जाएगा, ठीक है, क्योंकि भाई आपको सब कुछ समझाया जाएगा। अब देखो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट अच्छे समझा दूंगा, इंपॉर्टेंट अच्छे जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट अच्छे समझा दूं, फिर आप लोगों को अगला क्लास जो ऐसे है उसका पूरा शॉर्ट दिया जाएगा, ठीक है।
अब आपको ये 4 क्वेश्चन अगर समझ में आ गया हो तो बताना कि हाँ सर मुझे समझ में आ गया, और क्वेश्चन अपलोड करो, लॉन्ग क्वेश्चन अपलोड करो, और शॉर्ट क्वेश्चन, सप्लीमेंट्री के कुछ क्वेश्चन अपलोड करो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो आपको मैं सब कुछ अपलोड करने वाला हूँ। ठीक है, तो आ जाओ कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट से समझ लेते हैं। पहला इंपॉर्टेंट टेस्ट से देख लो, सब कुछ मैं आपको समझा देता हूँ। इंपॉर्टेंट एस्से की बात आती है तो इंपॉर्टेंट एस्से में जैसे आपका पहला है, थोड़ा आप मैंने बड़ा कर दिया, जूम कर दिया है कि माई मदर या फिर माई ग्रैंड मदर। जैसे आपने माई मदर पर अगर आपको एस्से याद हो गया तो आपको माई ग्रैंड मदर, जहाँ मदर है वहाँ ग्रैंड मदर कर देना है। माई फादर, जहाँ आप मदर लिख रहे हो वहाँ फादर कर दो। माई ब्रदर, माई सिस्टर, आपको अगर एक याद कर लो माई मदर पर अच्छे से या फिर माई ग्रैंड मदर पर, तो आप सभी पर लिख सकते हो। थोड़ा आपको चेंजेस करना पड़ेगा, कहीं आप हर लिखते हो तो हर लिखोगे, जैसे हर आपने लिखा तो ये भाई जैसे लड़कियों के लिए लिखा जाता है, वुमेन्स के लिए लिखा जाता है, तो जैसे आपने हर लिख दिया अपने के लिए तो वहां आपको हिज करना पड़ेगा। आपने सी लिख दिया तो वहां ही करना पड़ेगा। ये सारी चीजें आपको चेंजेस करनी पड़ेंगी। अगर आपको माई फादर पर लिखना है, माई ब्रदर पर लिखना है, ठीक है, और अगर सिस्टर, माई मदर, माई ग्रैंड मदर लिखोगे तो सब वही रहेगा। ओके, समझ में आया। दूसरा देखो माई टाउन और माई विलेज, जहां माई टाउन है वहां माई विलेज, ये सब एक ही है। माई टाउन, माई विलेज, ये आपके दोनों एक ही चीज है। चाहे आप टाउन को हो चाहे विलेज को हो, नगर इसका भी होता है, इसका आपका गांव होगा, नगर गांव एक ही होता है। ठीक है, तो यहाँ से माई विलेज एंड या फिर माई टाउन, इस पर भी आप अच्छे से याद कर लेना क्योंकि ये सारे आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से आपके 2 एस्से कंप्लीट हो गए। अब तीसरा एस्से, चौथा एस्से, पांचवा एस्से, 5 एस्से बताऊंगा। तो चौथा तीसरा एस्से समझ लो कि माई फेवरेट टीचर। माई फेवरेट, जैसे आपके कोई फेवरेट टीचर हो उनके बारे में आपको इंट्रोडक्शन देना है, ड्रेस बताना है एंड कुछ पढ़ाई लिखाई जो उनके हैं, ठीक है, ये सब बताना है। चौथा है पॉल्यूशन, यानी कि पॉल्यूशन में आपको प्रदूषण के पूरा याद करना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कोविड-19 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो पांचवा ऐसे कोविड-19 पर आपको अच्छे लिखना है, तो ये भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये मैंने 5 ऐसे को डिस्कस कर दिया केवल 1 मिनट में। तो आप इन 5 ऐसे को याद कर लेना अच्छे से। ठीक है, अब आपको करना क्या है, अगर ये वीडियो पसंद आए हो वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल पर नया हो सब्सक्राइब कर लेना। और आप बताओ कि इंग्लिश के और सारे क्वेश्चंस चाहिए या नहीं। अगर आप कहोगे सर मुझे चाहिए तो मैं अपलोड कर दूंगा जल्द ही आपको कई सारे क्वेश्चंस। अगर नहीं चाहिए तो भी बता देना। वैसे आई होप कि सभी स्टूडेंट को चाहिए, क्योंकि इंग्लिश का कोई ऐसा अच्छे से कोई पढ़ाता नहीं है, तो इंग्लिश की मैं पूरी जानकारी आपको दूंगा, हर एक सब्जेक्ट की आपको जानकारी मिलेगी, क्योंकि मैं ऑलराउंडर हूँ ऑल सब्जेक्ट का। क्योंकि मैं हर एक सब्जेक्ट, जैसे आपको पढ़ाना है ना, तो हर एक सब्जेक्ट जो है ना उसको मैं कम से कम 2-2 घंटे टाइम देता हूँ। आपके सब्जेक्ट का, अपने टीचिंग का, सबको मैं बहुत अच्छे से टाइम देता हूँ, पूरा रिकवर करता हूँ, तब मैं अच्छे से आप लोगों को पढ़ाता हूँ। ठीक है, और जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। और आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा। तो आपको प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, और एक बात बताओ, जैसे आपको इंग्लिश में मैं देखा कि कमेंट चेक कर रहा था, आज ही मैंने कम से कम 1000 कमेंट चेक किए थे। तो 1000 कमेंट में मुझे कम से कम लगभग 400 कमेंट मिले थे, सर इंग्लिश पर वीडियो बनाओ, इंग्लिश मेरा कमज़ोर है, मैथ सही है, इंग्लिश पर सर वीडियो बना दूँ। तो मैंने सोचा कुछ इंग्लिश के वीडियो जब प्रोवाइड किए जाएँ, काफ़ी ज़्यादा समय हो रहा है, तो ठीक है आप लोग कमेंट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।